नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ सीरियस जो मुद्दा है उस पर डिस्कस करने वाला हूं। अतुल सुभाष जो कि एक एआई इंजीनियर थे, इनके केस के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी जगहों पर पढ़ा होगा, देखा होगा। सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो निकल कर एक सामने आता है, मैं इस केस के बारे में उतनी बातें नहीं करूंगा क्योंकि ये एक सेंसिटिव मुद्दा है। न्यायालय जो है वो देख रहा है, इनके जो ससुराल वाले हैं, जो कल्प्रिट हैं वो पकड़े गए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत में पुरुषों को न्याय कब मिलेगा और इसके पहले समझना है इस केस को। तो यहाँ पर अतुल सुभाष जी थे, इन्होंने एक कोर्ट में हियरिंग के दौरान अपनी कुछ बातें रखी थी। सुसाइड में जो इनका सुसाइड लेटर है उसमें इन्होंने लिखा कि इन्होंने जज से कहा कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट है, उसमें बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें पुरुषों को झूठे केस में फंसा दिया जाता है और इस वजह से पुरुष जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं। उनकी पत्नी भी वहां पर खड़ी थी और उन्होंने बोला कि आप तुम भी आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते। जब पत्नी ये बात बोलती है तो जो जज साहिबा थी वो भी हंसती हैं और बोलती हैं कि जो एनसीआरबी का डेटा है, ये क्या है, ये केस जो है वो झूठे होते हैं। तुम मुझे 5 लाख दे दो और मैं ये केस सेटल कर दूंगी। ठीक। इसी में अतुल ने एक 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो भी बनाया था और उस वीडियो में उन्होंने बताया था कि मेरा मर जाना ही बेहतर होगा क्योंकि जो पैसे मैं कमा रहा हूँ वो एक एलिमनी में दे रहा हूँ अपनी वाइफ को और वो लोग मेरे ही पैसे को मेरे ही अगेंस्ट जो है वो यूज कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं नहीं रहूंगा, मेरा दिया पैसा भी नहीं रहेगा, तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। फिर अगर आप बात करें इनके शादी से सुसाइड तक 5 साल में क्या क्या हुआ, तो 2019 में सुभाष और इनकी पत्नी निकिता एक वेबसाइट पर मिलते हैं और उसके बाद दो इनकी शादी हो जाती है। 2020 में इनको एक बेटा भी हो जाता है और 2021 में बात कुछ गड़बड़ होती है और जो इनकी पत्नी निकिता थी वो अपने बेटे को लेकर चली जाती हैं अपने मायके या ठीक है। और उसके बाद 2022 में इनके ऊपर 9 केस दर्ज करा देती हैं जिसमें इनमें मर्डर और अननेचुरल सेक्स जैसे केस भी शामिल थे। इनकी पत्नी का कहना था कि इन्हीं अतुल की वजह से ही इनके पिता की भी डेथ हुई। हालांकि ऐसा नहीं है, अतुल ने अपने वीडियो में ये सारी चीजें बताई हैं। दूसरा है कि इन्होंने अतुल पर आरोप लगाया कि ये 10 लाख रुपए की मांग करते हैं। ठीक है, अतुल ने बोला था कि मैं 40 लाख रुपए सालाना कमाता हूं तो मैं 10 लाख के दहेज का क्या करूंगा, और बात भी सही है। ठीक। उसके बाद 2022 से 24 तक ये केसेस जो है वो चलते रहते हैं और आखिरकार 9 दिसंबर 2024 को बंदा जो है इन सब चीजों से परेशान हो जाता है और लास्ट में सुसाइड कर लेता है अपने फ्लैट पर बेंगलुरु में। तो ये क्या है, ये सारी चीजें हुई थी। यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा सा वीडियो को रोक कर इस चीज को पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। एलिमनी मांगी जा रही थी 3 करोड़ रुपए। कितनी? 3 करोड़ रुपए एलिमनी मांगी जा रही थी। किससे? जो अतुल सुभाष थे इनसे। ठीक है। जब कोर्ट में केस होता है तो जज बोलती है सेटल कर लो, तो ये बोलते हैं कि 3 करोड़ मांग रहे हैं। तो जज बोलती है कि तुम्हारे पास 3 करोड़ होंगे इसलिए मांग रहे हैं। ठीक। फिर उसके बाद जज बोलती है कि फिर इन्होंने बोला कि देखिए मैं बार बार हियरिंग होती है, मुझे बार बार आना पड़ता है। तो जज बोलते हैं कि केस डाल दिए तो क्या हो गया, तुम्हारी पत्नी है। तो ये बोलते हैं कि एनसीआरबी का डेटा देखो और कितने जो झूठे केस हैं उसके चक्कर में पुरुष जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो बीच में तपाक से इनकी पत्नी बोलती है कि तुम भी आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। जज बोलता है कि 5 लाख, बोलती हैं कि 5 लाख रुपए लूंगी, ये सारी चीजें होती हैं। और ये सारी जो बातें हैं ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगर आप इनका जो वीडियो है वो आप देखें तो इन्होंने अपनी आखिरी इच्छा जताई थी और उस आखिरी इच्छा में था कि मेरी केस की जो सुनवाई है वो लाइव चले, मेरी पत्नी मेरे शव को ना छू सके और जब तक मुझे जिन लोगों ने प्रताड़ित किया है उनको सजा न मिले तब तक मेरी अस्थियां विसर्जित ना हो। अगर जो जज जो भ्रष्ट है मेरी पत्नी और उसके परिजन को कोर्ट बरी कर दे तो मेरी जो अस्थियां हैं अदालत के बाहर किसी गटर में बहा दी जाए, मेरे बेटे की कस्टडी मेरे माता पिता को दे दी जाए। ये अतुल की आखिरी इच्छा थी। ठीक है।
क्लियर। अब देखिए भारत में जो दहेज प्रताड़ना है वो कानून क्या है और उसका दुरुपयोग कैसे हो रहा है। तो अगर आप देखें आईपीसी और बीएनएस दो चीजें हैं, ठीक है। आईपीसी पहले था, अब बीएनएस है। तो आईपीसी में 498 ए जो है ये दहेज के लिए था, और जो बीएनएस है उसमें धारा 85 और 86, ये जो दो धाराएं हैं ये दहेज के लिए हैं, ठीक। अब देखिए दुरुपयोग कैसे होता है। जो महिला होती है इनको आरोपों का सबूत नहीं देना पड़ता, ये सिर्फ थाने में जाके बोल देते हैं कि मेरे ऊपर दहेज की प्रताड़ना हुई है, दहेज के लिए मुझे टॉर्चर किया गया है, बस इनको सबूत देने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद केस दर्ज होने के बाद प्रूफ ऑफ बर्डन पुरुषों पर होता है, मतलब कि पुरुष ही प्रूफ लाके दे कि मैंने देखो भाई साहब प्रताड़ित नहीं किया है। यानी कि आप अगर पुरुष हैं और आप पर ये केस होता है तो आपको अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। तो ये इस तरह से दहेज प्रताड़ना वाला जो कानून है इसका दुरुपयोग हो रहा है, ठीक। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि कभी कभी क्या है, पत्नी गलत मांगों को पूरा करने के लिए ऐसे केस जो है वो डालती हैं, और इसको देके सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इसे क्रिमिनल केस का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। दूसरा क्या है, अननेचुरल सेक्स धारा 377, ठीक है। यदि अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाया जाता है तो धारा 377 लगाई जाती थी, लेकिन जब आईपीसी हटा के बीएनएस लाया गया, भारतीय न्याय संहिता लाई गई, तो इसमें धारा 377 को क्या किया, समाप्त कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये अब समाप्त हो चुकी है। फिर उसके बाद गुजारा भत्ता। गुजारा भत्ता क्या होता है, ये एक तरह की राशि होती है जो पति के द्वारा पत्नी को या फिर पत्नी के द्वारा पति को दिया जाता है। जो आर्थिक रूप से ज्यादा सक्षम होता है वो ये चीजें देता है। ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है कि एक होता है एक मुफ्त समाधान, यानी कि आप एक ही बार में जो पैसे हैं एक बार में देके आप फ्री हो जाओ। दूसरा क्या है, मासिक। मासिक गुजारा भत्ता क्या होता है कि आप हर महीने एक मेंटेनेंस जो है वो तलाकशुदा पत्नी को या फिर तलाकशुदा पति को देंगे, कब तक, जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती है। दूसरी शादी होने के बाद आप मुक्त हो जाएंगे। अगर देखिए अब यहाँ पर एक केस और फंसता है कि भाई साहब अगर आप या फिर किसी भी पुरुष को झूठे केस में फंसाया जाए तो क्या कर सकता है वो। तो अगर आप जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जानकार हैं और जो कानून है, इन सब चीजों के बारे में जाने, तो दहेज प्रताड़ना के झूठे केस में फंसाए गए तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। एक बचता है सिविल रेमेडी और एक होता है क्रिमिनल रेमेडी, मतलब जो मुआवजा वगैरह है उससे बचने के लिए, और एक जो जेल वगैरह जाना है उससे बचने के लिए, यहाँ पर दो चीजें होती हैं। तो दोनों को यहाँ पर देखें तो देखिए पीड़ित पुरुष मुआवजे की वकील कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। जैसे क्या है कि जो पुरुष है वो अगर पीड़ित है, झूठे केस में फंसाया गया, तो जब केस सॉल्व हो जाए, ठीक है, सॉल्व होने के बाद या फिर केस चलता रहे तभी आप क्या कर सकते हैं, आप मुआवजे की मांग कर सकते हैं, मानहानि का मुकदमा आप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसमें आपको क्या हो सकता है, आपकी जो खोई हुई संपत्ति है या फिर जो आपकी प्रॉपर्टी चली गई है वो आपको वापस मिल सकती है। उसके बाद क्रिमिनल रेमेडी क्या है, क्रिमिनल रेमेडी क्या है, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन क्या है, अगर झूठा केस किसी ने आपके ऊपर डाला तो अगर जांच होती है तो वो व्यक्ति भी उसमें फंस सकता है, और वहां पर उसे भी जेल काटनी पड़ सकती है, सजा काटनी पड़ सकती है, ठीक है, क्लियर। अब अगर क्या है कि एक्सपर्ट जो है वो बताते हैं कि विकल्प के कि यह विकल्प केस के झूठा साबित होने के बाद मिलता है, यानी कि जो आपका केस किया गया है जब वो साबित हो जाए कि आप गिल्टी नहीं है, तब आप वापस से क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर केस कर सकते हैं। केस को झूठा साबित होने के पहले किसी भी तरह की सजा का प्रावधान यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। क्या भारत में पुरुषों के आत्महत्या के मामले जो है वो बढ़ रहे हैं, तो अगर आप इसको देखें तो एक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है महेश कुमार,
तिवारी। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था, एक जैसे महिला आयोग है, सेम उसी तरह एक पुरुष आयोग का भी गठन किया जाए, जिससे जो पुरुषों के ऊपर जो टॉर्चर किया जा रहा है उससे निपटने में थोड़ी सी आसानी हो सके। दूसरा, इन्होंने एनसीआरबी के 2021 के एक डेटा की बात की और इसमें इन्होंने बताया कि देश भर में 2021 में 1.64 लाख लोगों ने आत्महत्या की। इसमें से 81,000 लोग क्या थे, 81,000 लोग क्या थे, मैरिड थे और वो भी मेल थे। यानी कि 81,000 पुरुष जो हैं उन्होंने आत्महत्या की थी और इसमें 28,000 महिलाएं थी जिन्होंने आत्महत्या की थी। तो अगर आप आंकड़े देखेंगे तो पुरुषों में आत्महत्या के मामले बहुत ही ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी इस केस से रिलेटेड की क्या हालत है, क्या चीजें हैं जो चल रही हैं भारत में, पुरुषों के साथ क्या चीजें हो रही हैं उसके बारे में और क्या आंकड़े हैं उसके बारे में। मैं उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों को टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।